अपने जमाने की एक खूबसूरत और मशहूर वेश्या की कहानी। उसके कोठे पर बहुत से लोग आया करते थे। सभी उससे मोहब्बत का इजहार किया करते थे। उनमें एक गरीब शख्स भी उससे मोहब्बत का दावा करता था। वेश्या ने उसकी मोहब्बत को ठुकरा दिया। वेश्या के यहाँ एक बेटी हुई। वह भी बहुत खूबसूरत थी। जिन दिनों उसकी बेटी की नथ उतरने वाली थी, उन्हीं दिनों देश का विभाजन हो गया। इसमें वेश्या मारी गई और उसकी बेटी पाकिस्तान चली गई। यहाँ भी उसने अपना कोठा जमाया। जल्द ही उसके कई चाहने वाले निकल आए। वह जिस शख्स को अपना दिल दे बैठी थी, वह एक कादिरा कसाई था, जिसे उसकी मोहब्बत की कोई जरूरत नहीं थी। ईदन बाई आगरे वाली छोटी ईद को पैदा हुई थी। यही वजह है कि उसकी माँ ज़ोहरा जान ने उसका नाम इसी मुनासिबत से ईदन रखा। ज़ोहरा जान अपने वक्त की बहुत मशहूर गाने वाली थी। बड़ी दूर दूर से रईस उसका मुजरा सुनने के लिए आते थे। कहा जाता है कि मेरठ के एक ताजिर अब्दुल्ला से, जो लाखों में खेलता था, उसे मोहब्बत हो गई। उसने चुनांचे इसी जज्बे के मातहत अपना पेशा छोड़ दिया। अब्दुल्ला बहुत मुतासिर हुआ और उसकी माहवार तनख्वाह मुकर्रर कर दी, कोई 300 के करीब। हफ्ते में 3 मर्तबा उसके पास आता, रात ठहरता, सुबह सवेरे वहां से रवाना हो जाता। जो शख्स ज़ोहरा जान को जानते हैं और आगरे के रहने वाले हैं, उनका ये बयान है कि उसका चाहने वाला एक बढ़ई था, मगर वो उसे मुंह नहीं लगाती थी। वो बेचारा जरूरत से ज्यादा मेहनत और मशक्कत करता और 3-4 महीने के बाद रुपये जमा करके ज़ोहरा जान के पास जाता, मगर वो उसे धुतकार देती। आखिर एक रोज उस बढ़ई को ज़ोहरा जान से मुफस्सल गुफ्तगू करने का मौका मिल ही गया। पहले तो वो कोई बात न कर सका, इसलिए कि उस पर अपनी महबूबा के हुस्न का रोब बरतारी था, लेकिन उसने थोड़ी देर के बाद जुर्रत से काम लिया और उससे कहा, ज़ोहरा जान, मैं गरीब आदमी हूँ। मुझे मालूम है कि बड़े बड़े धन वाले तुम्हारे पास आते हैं और तुम्हारी हर अदा पर सैकड़ों रुपये निछावर करते हैं, लेकिन तुम्हें शायद ये बात मालूम नहीं कि गरीब की मोहब्बत धन दौलत वालों के लाखों रूपों से बड़ी होती है। मैं तुमसे मोहब्बत करता हूँ, मालूम नहीं क्यों। ज़ोहरा जान हंसी। इस हंसी से बढ़ई का दिल मजरूह हो गया। तुम हंसती हो, मेरी मोहब्बत का मजाक उड़ाती हो, इसलिए कि ये कमले की मोहब्बत है जो लकड़ियां चीर कर अपनी रोजी कमाता है। याद रखो, ये तुम्हारे लाखों में खेलने वाले तुम्हें वो मोहब्बत और प्यार नहीं दे सकते जो मेरे दिल में तुम्हारे लिए मौजूद है। ज़ोहरा जान उकता गई। उसने अपने एक मिरासी को बुलाया और उससे कहा कि बढ़ई को बाहर निकाल दो, लेकिन वो इससे पहले ही चला गया। 1 बरस के बाद ईदन पैदा हुई। उसका बाप अब्दुल्ला था या कोई और उसके मुतअल्लिक कोई भी वसूख से कुछ नहीं कह सकता। जका ख्याल है कि वो गाजियाबाद के एक हिंदू सेठ के नुत्फे से है। किसी के नुत्फे से भी हो, मगर बला की खूबसूरत थी। उधर ज़ोहरा जान की उम्र ढलती गई, इधर ईदन जवान होती गई। उसकी माँ ने उसको मौसीकी की बड़ी अच्छी तालीम दी। लड़की ज़हीन थी, कई उस्तादों से उसने सबक लिए और उनसे दाद वसूल की। ज़ोहरा जान की उम्र अब 40 बरस के करीब हो गई। वो अब उस मंजिल से गुजर चुकी थी जब किसी तवाइफ में कशिश बाकी रहती है। वो अपनी इकलौती लड़की ईदन के सहारे जी रही थी। अभी तक उसने उससे मुजरा नहीं कराया था। वो चाहती थी कि बहुत बड़ी तकरीब हो जिसका इफ्तिताह कोई राजा नवाब करे। ईदन बाई के हुस्न के चर्चे आम थे। दूर दूर तक अयाश रईसों में इसके तस्किरे होते थे। वो अपने एजेंटों को ज़ोहरा जान के पास भेजते और ईदन की नथुनी उतारने के लिए अपनी अपनी पेशकश भेजते, मगर उसको इतनी जल्दी नहीं थी। वो चाहती थी कि मिस्सी की रस्म बड़ी धूमधाम से हो और वो ज्यादा से ज्यादा कीमत वसूल करे। उसकी लड़की लाखों में एक थी। सारे शहर में उस जैसी हसीन लड़की और कोई नहीं थी। उसके हुस्न की नुमाइश करने के लिए वो हर जुमेरात की शाम को उसके साथ पैदल बाहर सैर को जाती। इश्क पेशा मर्द उसको देखते तो दिल थाम थाम लेते। फंसी फंसी चोली में गदराया हुआ जोबन, सुडौल बाहें, मखरूती उंगलियां जिनके नाखूनों पर जीता जीता लहू ऐसा रंग, ठुमका सा कद, घुंघरियाले बाल, कदम कदम पर कियामत ढाती थी। आखिर एक रोज ज़ोहरा जान की उम्मीद बर आई। एक नवाब ईदन पर ऐसा लट्टू हुआ कि वो मुंह मांगे दाम देने पर रजामंद हो गया। ज़ोहरा जान ने अपनी बेटी की मिस्सी की रस्म के लिए बड़ा एहतमाम किया। कई देगे पुलाव और मुतन जिनकी चढ़ाई गईं। शाम को नवाब साहब अपनी बग्गी में आए। ज़ोहरा जान ने उनकी बड़ी आवभगत की। नवाब साहब बहुत खुश हुए।
ईदन दुल्हन बनी हुई थी। नवाब साहब के इरशाद के मुताबिक उसका मुजरा शुरू हुआ। फर्क पड़ने वाला शबाब था जो महवे नगमा सराय था। ईदन उस शाम बला की खूबसूरत दिखाई दे रही थी। उसकी हर जुम्बिश, हर अदा, उसके गाने की हर सुर जुहदे शिकन थी। नवाब साहब गांव तकिए का सहारा लिए बैठे थे। उन्होंने सोचा कि आज रात वो जन्नत की सैर करेंगे जो किसी और को नसीब नहीं हुई। वो ये सोच ही रहे थे कि अचानक एक बेहंगम सा आदमी अंदर दाखिल हुआ और ज़ोहरा जान के पास बैठ गया। वो बहुत घबराए। ये वही बढ़ई था, उसका आशिक-ए राज। बहुत मैले और गंदे कपड़े पहने था। नवाब साहब को जो बहुत नफासत पसंद थे, उबकाइयां आने लगी। उन्होंने ज़ोहरा जान से कहा, ये कौन बदतमीज है? बढ़ई मुस्कुराया, हुजूर, मैं इनका आशिक हूँ। नवाब साहब की तबीयत और ज्यादा मुकद्दर हो गई। ज़ोहरा जान, निकालो इस हैवान को बाहर। बढ़ई ने अपने थैले से आरी निकाली और बड़ी मजबूती से ज़ोहरा जान को पकड़कर उसकी गर्दन पर तेजी से चलाने शुरू कर दी। नवाब साहब और मीरासी वहां से भाग गए। ईदन बेहोश हो गई। बढ़ई ने अपना काम बड़े इत्मीनान से खत्म किया और लहू भरी आरी अपने थैले में डालकर सीधा थाने गया और इकबाले जुर्म कर लिया। कहा जाता है कि उसे उम्र कैद की सजा हो गई थी। ईदन को अपनी मां के कत्ल होने का इस कदर सदमा हुआ कि वो 2-2.5 महीने तक बीमार रही। डॉक्टरों का ख्याल था कि वो जिंदा नहीं रहेगी, मगर आहिस्ता आहिस्ता उसकी तबीयत संभलने लगी और वो इस काबिल हो गई कि चल फिर सके। अस्पताल में उसकी तीमारदारी सिर्फ उसके उस्ताद और मीरासी ही करते थे। वो नवाब और रईस जो उस पर अपनी जान छिड़कते थे, भूले से भी उसको पूछने के लिए न आए। वो बहुत दिल बर्दाश्ता हो गई। वो आगरा छोड़कर दिल्ली चली आई, मगर उसकी तबीयत इतनी उदास थी कि उसका जी कतल न मुजरा करने को नहीं चाहता था। उसके पास 20-25 हजार रुपए के जेवरात थे, जिनमें आधे उसकी मकतूल मां के थे। वो उन्हें बेचती रही और गुजारा करती रही। औरत को जेवर बड़े अजीज होते हैं। उसको बड़ा दुख होता था जब वो कोई चूड़ी या नेकलेस औने पौने दामों बेचती थी, लेकिन आखिर क्या करती। उसका जी नहीं चाहता था कि राग रंग की महफिलें कायम करे। उन दिनों पाकिस्तान के कयाम का मुतालबा बड़े जोरों पर था। आखिर एक दिन ये ऐलान हुआ, जो ईदन ने अपने 5 वाल्व रेडियो सेट पर सुना कि हिंदुस्तान के 2 हिस्से हो गए। उसके फौरन बाद फसादात शुरू हो गए। हिंदू मुसलमान को मारते, मुसलमान हिंदुओं को। अब जब आलम था, खून पानी से भी अर्जा हो रहा था। मुसलमान धड़ाधड़ पाकिस्तान जा रहे थे कि उनकी जानें महफूज रहें। ईदन ने भी फैसला कर लिया कि वो दिल्ली में नहीं रहेगी, लाहौर चली आएगी। बड़ी मुश्किलों से अपने कई जेवरात बेचकर वो लाहौर पहुंच गई, लेकिन रास्ते में उसकी तमाम बेशकीमत पेशवाजें और बाकी मांदा जेवर उसके अपने भाई मुसलमानों ही ने गायब कर दिए। जब वो लाहौर पहुंची तो वो लुटी पिटी थी, लेकिन उसका हुस्न वैसे का वैसा था। दिल्ली से लाहौर आते हुए हजारों ललचाई हुई आंखों ने उसकी तरफ देखा, मगर उसने बेइत्तेनाई बरती। वो जब लाहौर पहुंची तो उसने सोचा कि जिंदगी बसर कैसे होगी। उसके पास तो चने खाने के लिए भी चंद पैसे नहीं थे, लेकिन लड़की ज़हीन थी। सीधी उस जगह पहुंची जहां उनकी हमेशा रहती थी। यहाँ उसकी बड़ी आवभगत की गई। उन दिनों लाहौर में रुपया आम था। हिंदू जो कुछ यहाँ छोड़ गए थे, मुसलमानों की मिल्कियत बन गया था। हीरा मंडी के वारे न्यारे थे। ईदन को जब लोगों ने देखा तो वो उसके आशिक हो गए। रात भर उसको सैकड़ों गाने सुनने वालों की फरमाइशें पूरी करना पड़ती। सुबह 4 बजे के करीब जबकि उसकी आवाज जवाब दे चुकी होती, वो अपने सामीन से माजरत तलब करती और औंधे मुंह अपनी चारपाई पर लेट जाती। ये सिलसिला करीब 1.5 बरस तक जारी रहा। ईदन उसके बाद एक लाहिदा कोठा किराए पर लेकर वहां उठाई, चूंकि जहां वो मुकीम थी, उस नायिका को उसे अपनी आधी आमदन देना पड़ती थी। जब उसने लाहिदा अपने कोठे पर मुजरा करना शुरू किया तो उसकी आमदन में इजाफा हो गया। अब उसे हर किस्म की फरागत हासिल थी। उसने कई जेवर बना लिए, कपड़े भी अच्छे से अच्छे तैयार करा लिए। इसी दौरान में उसकी मुलाकात एक ऐसे शख्स से हुई जो ब्लैक मार्केट का बादशाह था। उसने कम से कम 2 करोड़ रुपए कमाए थे। खूबसूरत था। उसके पास 3 कारें थीं। पहली ही मुलाकात पर वो ईदन के हुस्न से इस कदर मुतासिर हुआ कि उसने अपनी खड़ी सफेद पेकार उसके हवाले कर दी।
इसके अलावा वो हर शाम आता और कम से कम 200-250 रुपए उसकी नजर जरूर करता। एक शाम वो आया तो चांदनी किसी कदर मैली थी। उसने ईदन से पूछा, क्या बात है, आज तुम्हारी चांदनी इतनी गंदी है? ईदन ने एक अदा के साथ जवाब दिया, आजकल लट्ठा कहाँ मिलता है। दूसरे दिन उस ब्लैक मार्केट बादशाह ने 40 थान लट्ठे के भिजवा दिए। इसके तीसरे रोज बाद उसने 2500 रुपए दिए कि ईदन अपने घर की आराइश का सामान खरीद ले। ईदन को अच्छा गोश्त खाने का बहुत शौक था। जब वो आगरे और दिल्ली में थी तो उसे उम्दा गोश्त नहीं मिलता था, मगर लाहौर में उसे कादिरा कसाई बेहतरीन गोश्त मुहैया करता था। बगैर रेशे के हर बोटी ऐसी होती थी जैसे रेशम की बनी हो। दुकान पर अपना शागिर्द बिठाकर कादिरा सुबह सवेरे आता और 1.5 सेर गोश्त जिसकी बोटी बोटी फड़क रही होती ईदन के हवाले कर देता। उससे देर तक बातें करता रहता जो आमतौर पर गोश्त ही के बारे में होती। ब्लैक मार्केट का बादशाह जिसका नाम जफर शाह था, ईदन के इश्क में बहुत बुरी तरह गिरफ्तार हो चुका था। उसने एक शाम ईदन से कहा कि वो अपनी सारी जायदाद मनकुला और गैर मनकुला उसके नाम मुंतकिल करने के लिए तैयार है अगर वो उससे शादी कर ले। मगर ईदन न मानी। जफर शाह बहुत मायूस हुआ। उसने कई बार कोशिश की कि ईदन उसकी हो जाए, मगर हर बार उसे नाकामी का सामना करना पड़ा। वो मुजरे से फारिग होकर रात के 2-3 बजे के करीब बाहर निकल जाती थी, मालूम नहीं कहाँ। एक रात जब जफर शाह अपना गम गलत करके यानी शराब पीकर पैदल ही चला आ रहा था कि उसने देखा कि साईं के तकिए के बाहर ईदन एक निहायत बदनुमा आदमी के पांव पकड़े इल्तिजाएं कर रही है कि खुदा के लिए मुझ पर नजरे करम करो, मैं दिलो जान से तुम पर फिदा हूँ, तुम इतने जालिम क्यों हो। और वो शख्स जिसे गौर से देखने पर जफर शाह ने पहचान लिया कि कादिरा कसाई है, उसे दुत्कार रहा है, जा, हमने आज तक किसी कंजरी को मुंह नहीं लगाया, मुझे तंग न किया कर। कादिरा उसे ठोकरें मारता रहा और ईदन इसी में लज्जत महसूस करती रही। दोस्तों, कहानी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और अगर आप हिंदी कहानियां सुनना पसंद करते हैं तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं।